नहीं जितना 12-15 मिनट लंबे को लोग सुनते नहीं है। हाँ। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो नए विषय को लेकर के। दोस्तों, 1 तारीख को केंद्रीय बजट आने वाला है और आज हम उस बजट पे ही बात करना चाहते हैं कि बजट से आम लोगों को क्या अपेक्षा है। इसके लिए मतलब हर आम आदमी से तो बात नहीं की जा सकती है, तो मैंने चौधरी साहब को बुलाया है जो बजट के मामले में और वित्तीय मामलों में जानकार हैं। और आप जो है सीपीआई एमएल के सचिव हैं राजस्थान के, और फाइनेंस ये गवर्नमेंट के अकाउंट सर्विसेज में कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस रहे हुए हैं। तो बजट बनाया भी है, बजट के बारे में जानकारियाँ भी है, तो इनसे अच्छा आदमी मेरे को कोई मिल नहीं सकता था। तो इसलिए मैंने आज इनको बुलाया है और अपन इनसे बजट के बारे में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब। और मैं मतलब आज जो परिस्थितियां हैं देश की, उसके अंदर वित्तीय स्थितियां बहुत खराब है ऐसा कहा जा रहा है। एक तरफ तो मंदी का जो है चक्कर है, मतलब मंदी लग रही है कि मंदी आने वाली है या आ गई है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट तो कह रहे हैं कि मंदी में ही चल रहे हैं हम, और बहुत सारे कह रहे हैं कि संकेत है ऐसे कि मंदी आएगी। और क्योंकि निवेश नहीं हो रहा है और रुपया गिरता जा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी है ही है, तो इन सारी परिस्थितियों में आप बजट से क्या अपेक्षा करते हैं, इस पर अपन बात करेंगे। बात शुरू करें पहले, उसके पहले मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अगर हमारे महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल मीडिया पर भी इसको भेजें और लोगों से आग्रह करें कि वो इसको देखें और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अगर अच्छे कुछ आपको कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो इस अपील के बाद मैं चौधरी साहब से ये निवेदन करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि बजट में इस समय क्या अपेक्षाएं हैं और क्या हो सकता है। एक तो मिडिल क्लास के लिए बहुत ही मुश्किल दिन आने वाले हैं ऐसा कह रहे हैं लोग। दूसरा ये है कि टैक्स में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या इनकम टैक्स, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इनकम टैक्स को ख़त्म ही कर देना चाहिए। तो इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, राय है, आप बताएं। धन्यवाद हिम्मत जी। बजट हमारे संविधान में जैसा दिया हुआ है, तो वहाँ तो ये लिखा है कि सरकार का, जो भी सरकार है, अगर केंद्र की सरकार है तो वहाँ के केंद्र का बजट का, और अगर राज्य सरकारें हैं तो राज्यों के बजट का, वो किसी वित्तीय वर्ष के संदर्भ में, साल के शुरू में जब वित्तीय वर्ष शुरू होता है तो उसका जो एस्टिमेटेड स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम है वो असेंबली या पार्लियामेंट के सम्मुख प्रस्तुत करेंगी। तो एक तरह का ब्यौरा है। लेकिन असल में बजट केवल इतना नहीं है। बजट एक तरीके से देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का दस्तावेज है, जो कि लोगों के या समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन को इस तरह से या उस तरह से प्रभावित करता है, क्योंकि उसमें किस वर्ग के लिए क्या प्रावधान किया गया है, वित्तीय प्रावधान, टैक्सेस जो कि सरकार की इनकम होती है वो किस वर्ग पर किस तरह से लेवी किए गए हैं, ये बात बजट के अंदर ही दर्शित होती है और वहीं से वो प्रभावित होती है, फाइनेंस बिल के रूप में आती है, उस पर बहस होती है और फिर वो एक एक्ट बन जाता है और वही लागू होता है। तो इसलिए इस दृष्टि से कहें तो किसी भी देश के लिए बजट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है उनके आर्थिक जीवन का, उस समाज या देश के आर्थिक जीवन का। हमारे देश में चूंकि हमारी सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा
बहुत ही गरीब है, एक छोटा मध्यम वर्ग भी है, और एक उससे भी छोटा, बहुत ही छोटा एक ऐसा अमीर वर्ग भी हमारे यहाँ पे है। तो बजट से अपेक्षा का जहां तक सवाल है, वो इन सभी वर्गों का अपने अपने हित के हिसाब से रहता है। उदाहरण के लिए गरीब आदमी ढूंढता है कि बजट में उनको कैसी सहायता मिलेगी, किस तरह की मदद उनकी योजनाओं के लिए, जिसको हम जन कल्याणकारी योजनाओं का एक समूह कहते हैं, वो किस तरह से खुलेंगे, उस पर कितना रहेगा खर्चा सरकार का, कुल जो उनके पास किट्टी में पैसा होता है उसमें से कितना होगा। ये जो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये पिछली सरकार का 10 साल का, खास तौर से पिछले 7-8 साल का अगर हम दृष्टिकोण देखें और जो बजट खुले हैं उसको देखें, तो जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं, सोशल सेक्टर की योजनाएं हैं, इन पे जो आउटले है, खर्च है, वो निरंतर घटता गया है। अब जबकि हमारे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन, स्वयं सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को तो 5 किलो मुफ्त अनाज देके जिंदा रखा जा रहा है या उनकी मदद की जा रही है, तो इतनी बड़ी तादाद में है, और तो ये आशा होनी चाहिए कि 80 करोड़ मतलब 50% से भी ज्यादा लोग, और उसके ऊपर भी बहुत सारे गरीब लोग होंगे, क्योंकि ये जो सीमा रेखा है गरीबी वाली, ये तो बहुत नीचे है, इसके ऊपर भी बड़ी तादाद में जनसंख्या होगी। तो उनकी अपेक्षा ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा खर्च जन कल्याणकारी योजनाओं पे हो। लेकिन सरकार का जो अब तक का रवैया हुआ है वो ये दिखाता है कि उनपे या तो जो आउटलेज हैं, जो खर्च हैं, वो पिछले 5-6 साल में घटते गए हैं या स्टेगनेंट हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं। स्थिर होने का मतलब अगर उसमें से महंगाई का कंपोनेंट और जोड़ लें तो वस्तुतः वो घट गया है। जैसे उदाहरण के लिए उच्च शिक्षा पे जो पहले खर्च होता था वो लगभग 1.487% टोटल बजट का होता था, लेकिन अभी मैंने लेटेस्ट डेटा देखा है, जो गवर्नमेंट का डेटा है, उसमें दिखाया गया है कि वो 0.90 से भी नीचे आ गया है। अब ये इतना बड़ा, इसी तरह से स्वास्थ्य का भी है, स्वास्थ्य पे निरंतर बजट घट रहा है। अच्छा, घट क्यों रहा है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार जो पब्लिक सेक्टर पे है, हेल्थ के इश्यूज और एजुकेशन के, उस पर खुद कम खर्च कर रही है, और एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन उसका कर रही है, प्राइवेट की तरफ उसको धकेल रही है। अब प्राइवेट का जो खर्च है वो तो बहुत महंगा है। तो इस दृष्टिकोण से जो पिछले बजट आए हैं वो बहुत ही आम जन के लिए निराशाजनक रहे हैं। इस साल अब जो कैसा बजट आएगा, इस वर्ग की, पूरे जो गरीब वर्ग है, जो निर्धन वर्ग है, उसकी अपेक्षा है कि इस पे आउटले बढ़े, मनरेगा पे आउटले बढ़े। लेकिन हम देख रहे हैं कि मनरेगा के बहुत समय तक तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को पैसा नहीं मिलने के कारण मनरेगा के जो वेजेस थे किए हुए काम के, उसके महीनों तक उसके बिलों का भुगतान नहीं हुआ, हजारों करोड़ रुपए का, ऐसी स्थिति बनी हुई है। एक तो ये, दूसरा जो मिडिल क्लास का जो रवैया रहता है, मिडिल क्लास हमेशा बजट को आंकती है इनकम टैक्स की दृष्टि से, खासतौर से जो सैलरी वाले लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे पब्लिक सेक्टर के हों। तो हमने देखा है कि इनकम टैक्स में जो पर्सनल इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्सेस में दो हिस्से हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज पे लगता है, उनकी आय पे लगता है, उनकी शुद्ध आय पे लगता है, और दूसरा जो पर्सन्स पे, इंडिविजुअल्स पे लगता है। तो हमने देखा है कि इंडिविजुअल्स का जो इनकम टैक्स है उसकी बढ़ने की दर पिछले 10 साल में वो चौगुनी हो गई है। मतलब वो एक तरीके से उसमें जो टोटल कलेक्शन आया है वो 10 साल में 4 गुना बढ़ गया है। वो इस रेट 4 गुने एक तरीके से कलेक्शन बढ़ गई है। वही जो इसी पीरियड में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो केवल दुगना बढ़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्पोरेट टैक्स को या तो कम किया गया है या स्थिर रखा गया है, जबकि इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स है, उसको ज्यादा बढ़ाया गया है। हालांकि सीलिंग्स बढ़ती रही है, लेकिन उसमें कभी इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि जो आमदनी है उसमें महंगाई का इंपैक्ट कितना चला जा रहा है। तो इसके कारण दिखता तो यह है कि इनकम टैक्स में छूट बढ़ी है। जैसे उदाहरण के लिए ये लें कि पिछली जो नई स्कीम आई उसमें ये प्रचारित किया गया था कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, नई जो टैक्स रिजीम है। लेकिन असल में 7 लाख से ऊपर बढ़ते ही वो जो टैक्स लगने की जो सीमा है वो केवल 3 लाख है। 7 लाख से 1 रुपया भी अगर किसी का ज्यादा आमदनी है तो उस पर जो
टैक्स लेवी करेंगे वो 3 लाख की ऊपर वाली सारी आमदनी पे है। मानी वस्तुतः वो 3 लाख की ही सीमा है जहां से टैक्स शुरू हो जाता है, इनकम टैक्स। तो इस तरीके से मध्यम वर्ग जहां ये चाहेगा, जो सैलरीड क्लास है वो चाहेगा कि टैक्स में उनको छूट मिले। आज की तारीख में बहुत महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, लेकिन ये कैसे क्या होगा, किस तरह से, जो अभी तक का जो रवैया रहा सरकार का, उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा छूट की गुंजाइश है। निर्मला सीतारमण जी जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, उनके भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, उससे कहीं क्लू नहीं मिलता है कि वो इनकम टैक्स में किसी तरह की बहुत बड़ी पर्सनल इनकम टैक्स में छूट देने जा रही है। कॉर्पोरेट टैक्स में भी मुझे लगता है कि अभी फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो हमारी देसी पूंजी है, देसी कंपनियां हैं, उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स जो कि 10 साल पहले, 15 साल पहले 35% हुआ करता था, वो घट के एवरेज अब 25% रह गया है। अब 25% से नीचे दुनिया में कॉर्पोरेट टैक्स शायद ही कहीं हो। तो एक ऐसी स्थिति बनी हुई है, मानी सरकार जहां कॉर्पोरेट टैक्स को 25% पे ले आई है, अगर असल में देखा जाए तो जो नई कॉर्पोरेशंस हैं जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, उनको 15 साल तक तो उनके ऊपर केवल 20% है। तो वो तो पर्सनल इनकम टैक्स से भी इतना कम है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है कि इसमें और ज्यादा नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन सरकार पर जिस तरह से कॉर्पोरेशंस की बड़ी पूंजी की पकड़ है, उन्हीं के पैसे से हमने देखा कि वो जो इलेक्शन बॉन्ड वाला मसला है, किस तरह से बड़े पैमाने पे बीजेपी को पैसा मिला उसमें, तो वो कहीं न कहीं उनकी नीतियों को प्रभावित करता है। और प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसी हम देख ही रहे हैं इतने समय से है, इसीलिए कॉर्पोरेट टैक्स और नीचे आ गया है। तो कॉर्पोरेट टैक्स के मुझे लगता नहीं कि बहुत नीचे जाने की गुंजाइश है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी जाती रही है और पर्सनल इनकम टैक्स में छूट की बड़ी आकांक्षाएं हैं मिडिल क्लास की, लेकिन बहुत गुंजाइश मुझे उसमें लगती नहीं। हो सकता है कोई 3 लाख से वो जो निचली सीमा है उसको 4 लाख कर दिया जाए। मैं कुछ अखबारों में कुछ टैक्स में डील करने वाले प्रोफेशनल्स के स्टेटमेंट्स देख रहा था, तो वहाँ उन्होंने आशा की है कि शायद 5 लाख हो जाए मिनिमम सीमा। लेकिन वो अब उसमें कितनी गुंजाइश रहेगी मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सरकार पे ये भी दबाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं उसके उसमें शामिल हों, उसका खर्चा भी बढ़ता जा रहा है, बजट डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है और जो इम्पोर्ट बिल है वो भी बढ़ रहा है, तो एक तरफ ये भी दबाव रहेगा। तो मुझे लगता है कि एक मिक्स जैसा टैक्स में कोई बहुत राहत मिलने वाली बात नहीं है, जबकि दूसरी तरफ जो जन कल्याण योजनाओं पे खर्च है वो लगातार घटता जा रहा है। और अभी तक जो जो उनका रवैया रहा है इस सरकार का, और जो स्थितियां हैं अर्थव्यवस्था की, आज की तारीख में जो विकास दर है जिसका बहुत प्रचार किया गया कि दुनिया में सबसे ऊंची विकास दर है, वो अगर ठीक से उसको एनालाइज किया जाए तो निरंतर गिर रही है। तो गिरती हुई विकास दर, बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई, इसके सारे परिदृश्य में अगर देखें अर्थव्यवस्था की, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार पे दबाव तो रहेगा, लेकिन जो रवैया सरकार का रहा है उससे कोई राहत वाली गुंजाइश दिख मुझे रही नहीं है। लेकिन ये कह सकते हैं क्योंकि ये सरकार अब 10 साल के इनके बहुत स्पष्ट हो गया है कि पूंजीपतियों द्वारा उनकी मैनेजमेंट कमेटी की तरह से काम कर रही है, उनके पैसे से चल रही है, इसलिए जरूर उन पे दबाव रहेगा। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उनका जो नारा है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पूंजी को और ज्यादा मदद करना, उससे मुझे लगता है कि लगातार सोशल वेलफेयर की योजनाएं जो हैं, सोशल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की जो योजनाएं हैं, केंद्रीय योजनाएं, उन पे और घटाव होगा। और उन पे जो टोटल बजट शेयर के रूप में उनकी जो दरें, जो उनका अंश कम होता जा रहा है, उनमें कोई बहुत राहत मिलने की गुंजाइश मुझे लग नहीं रही है। संक्षेप में बस फिलहाल मैं यही बात कर सकता हूँ, और आप जो बताना चाहें तो बात कर सकते हैं। सर, एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बिल्कुल गिर रहा है, और दूसरा ये है कि जो हमारे पूंजीपति हैं और वो लाखों की तादाद में विदेश जाकर के बस रहे हैं और पैसा भी वहीं खर्च कर रहे हैं। तो और इधर ये जो ट्रम्प साहब आए हैं, वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं और बढ़ाने की, 100% टैरिफ बढ़ाने की, तो इससे तो हमारा निर्यात और कम हो जाएगा। तो इसको कैसे निपटेंगे? इस बजट में देखना पड़ेगा इसको भी। बिल्कुल सरकार को ये देखना पड़ेगा
जो ट्रंप के आने के बाद में जो अमेरिका फर्स्ट उसके नाम पे एक तरीके से और खास तौर से टैक्स इम्पोज करने की, खास तौर से भारत के संदर्भ में देखा तो उन्होंने कहा है बहुत सारी चीजों पे, चीन और भारत दोनों को, कि वो उन पे ज्यादा टैक्स लेवी करेंगे। तो हमारा तो मतलब विदेश व्यापार का सबसे बड़ा पार्टनर अगर कोई है तो चाइना के बाद में अमेरिका है। और अमेरिका के साथ अभी हमारा बजट घाटा उतना बड़ा नहीं था जितना चाइना के साथ है, लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने कहा है कि वो टैक्स लेवी करेंगे इंडियन एक्सपोर्ट्स पे जो उनको वहां इंपोर्ट होते हैं, तो वहां मुश्किल और हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ जो रुपये की कीमत है डॉलर की तुलना में वो और गिरेगी। ऐसी स्थिति में यहाँ बजट का जो डेफिसिट है, बजट घाटा है, वो और बढ़ जाएगा। और उसका परिणाम ये होगा कि यहाँ एक तरीके से महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। रिजर्व बैंक किस तरह के रिजर्व बैंक भी यहाँ जो हमारे यहाँ ब्याज दर है वो घटाने से उसने मना कर दिया है, तो एक तरीके से वो स्थिर उस पर चल रही है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हमारे आने वाले समय की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मुश्किल में फंसने वाली है, निश्चित रूप से ये बात हम कह सकते हैं। और जहाँ तक अमेरिका से डील करने का सवाल है, मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हमारा जूनियर पार्टनरशिप की एक स्थिति तय हो गई है। जो चाइना को घेरने की उनकी नीति है उसमें एक हिस्सा हम बने हुए हैं, और उसका शुरू में यह प्रचारित हमारे देश में किया गया था कि इसका लाभ हमको मिलेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो जो ये कह रहे थे कि चाइना से निकली हुई पूंजी हमारे यहाँ आएगी, हम तो देख रहे हैं कि बराबर यहाँ से पूंजी निकल के बाहर जा रही है और नया निवेश आ नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो पहले से ही संकट में है, आज अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो जो हमारी अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी है वो 13% के आसपास घट के अभी जो हमेशा सबसे कम स्थिति में सबसे कम हिस्सेदारी हो गई है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मतलब घटत का मतलब ये है कि इंडस्ट्री बंद होगी, कम नहीं खुलेगी, और ऐसे में बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर सकती है। मेरा तो यही अंदाज है उसमें। एक और प्रश्न मैं पूछूंगा, फिर अपन इसको खत्म वाइंड अप करेंगे। इस बजट से बेरोजगारों को क्या फायदा होगा या होगा कि नहीं होगा कुछ? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की नीति 1990 से सभी सरकारों की नीति जो पब्लिक सेक्टर में जो रोजगार सैलरीड रोजगार वाले थे वो डाउन साइजिंग का प्रोग्राम वो बराबर लागू कर रहे हैं, और उसका परिणाम ये हुआ है कि पब्लिक सेक्टर में अगर 90 से देखा जाए तो 3 करोड़ के आसपास रोजगार घट गए, और मोदी जी के 10 साल में मुझे लगता है अकेले में इसका 2/3 हिस्सा उसका है। और अभी तक जो उनकी नीतियां पॉलिसी जो है उसमें सीधा रोजगार गवर्नमेंट की तरफ से देने से पब्लिक सेक्टर में 33 लाख वैकेंसीज केंद्रीय सरकार में और उसके अंडरटेकिंग्स में पड़ी है, लेकिन कोई क्लू नहीं है, किसी तरह की कोई भर्ती अभियान वगैरह नहीं है। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि सीधी भर्तियां सरकारी और विभागों और पब्लिक सेक्टर में निकलने वाली नहीं है। तो एक तो जो रोजगार को डील करने वाली बात है वो ये है कि इसमें हताशाई होने वाली है। दूसरी उनके पास ये है कि ये बार बार कहा जाता है कि रोजगार लेने वाले नहीं रोजगार देने वाले बने। अब इसका मतलब क्या है, दे कैसे रोजगार? जब रोजगार की गुंजाइश ही नहीं है तो दे कैसे? अब वो पकोड़े की दुकान खोलने का जहां तक सवाल है तो उसमें तो एक आदमी लगता है, वो बहुत बड़ी दुकान है, वो तो पहले से लगी हुई है। बात यह है कि लोगों की जेब में अगर पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो वो खरीदेंगे क्या बाजार में? सारी चीज तो वहां से जुड़ी हुई है, और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हमारी नीति बन गई है, पूरी दुनिया की नीति बनी है, उसका एक हिस्सा हम बने हुए हैं। इसलिए इसमें मुझे रोजगार के मामले में बहुत गुंजाइश। एक जो वो प्रचारित कर रहे हैं कि मुद्रा लोन और बढ़ाएंगे, मुद्रा लोन का मुझे लगता है कि फायदा केवल वो लोग उठा रहे हैं जो एक तरीके से कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से आसान ऋण है, क्योंकि इसमें अलग से गारंटी आपको नहीं देनी पड़ती है। तो जो पहले से व्यापारी वर्ग काम कर रहा है वो ही कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट में उसको रियल स्टेट में शायद लगा रहा है, तो उससे कोई नया रोजगार सृजन की बहुत संभावना नहीं है। मुद्रा योजना का हम पिछले 5 साल का अनुभव देख रहे हैं। मुद्रा योजना खासतौर से जो कोरोना के बाद लाई गई योजना थी अर्थव्यवस्था को जीवन दान देने के लिए, लेकिन हमने देखा कि उसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत अच्छी नहीं है। जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है वो बढ़ने की बजाय लगभग या तो स्टेगनेंट है या गिर रही है। तो इसके अलावा कोई और किसी तरह का रोजगार बढ़ने की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है।
बल्कि हाई प्रोफाइल जॉब्स जो है, जो लोग जाके अमेरिका वगैरह में ले रहे थे, वहां तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका वापस लोगों को खदेड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में रोजगार की स्थिति और यहाँ विकट होती ही मुझे ज्यादा नजर आ रही है। और अभी तक किसी ने भी, प्रधानमंत्री ने या वित्त मंत्री ने, इसके बारे में किसी तरह का कोई क्लू नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, और एक तरीके से कैसे डील करेंगे ये बहुत मुश्किल प्रश्न है। सर एक प्रश्न और रह गया है। पिछले दिनों मतलब 4-5 सालों से लगभग ये जो गोल्ड लोन की बात बहुत चल रही थी और बहुत लोगों ने लिया भी, लेकिन अभी जो है ये डिटेल आंकड़े तो मेरे को नहीं मालूम है क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि 30% तक का लोन जो है वापस नहीं हो रहा है, मतलब बेड डेफ्ट हो गया है करीब करीब। तो ऐसे में इसके ऊपर आप क्या सोच रहे हैं कि ये गोल्ड लोन का मतलब मसला क्या अभी भी बढ़े और देंगे लोगों को, या जो नहीं आ रहा है उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड लोन की जो स्कीम है वो देश के मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की मजबूरी को एक्सप्लॉइट करने की स्कीम है। ये एक तरीके से गिरवी का धंधा है जिसको लोनिंग का नाम दिया गया है। महाजनी दिनों में, सामंतशाही के दिनों में, महाजनी पूंजी के दिनों में गिरवी रख के ही काम चलता था, क्योंकि सबसे सिक्योर सिक्योरिटी वही है। और इसलिए गोल्ड लोन केवल उसका ही एक नया रूप है। गोल्ड लोन के ज्यादातर केसेस, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वो कंजप्शन लोन है। कोई शादी के लिए ले रहा है, ज्यादातर कोई बड़ा खर्चा परिवार के सामने है, उसको डील करने के लिए एक तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन में लिया हुआ वो लोन होता है। और इमरजेंसी सिचुएशन में लिया हुआ लोन चूंकि वो कहीं विनियोग में नहीं जाता, आमदनी परिवार की कहीं बढ़ती नहीं, बहुत अगर कुछ बहुत एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो आमदनी उसमें कोई बढ़ती नहीं है। ऐसी स्थिति में होता यह है कि वो लोन एक तरीके से गरीब आदमी अपना जो गिरवी रखा हुआ सोना है वो छुड़वा नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि वो इतना सिक्योर लोन है, असल में वो जो गोल्ड के अगेंस्ट में पैसा मिलता है वो इतना कम मिलता है कि वो एक सर्टेन, उसमें जैसे ही डिफॉल्ट होता है उसके बाद में वो उसको एक तरीके से खाता को, अकाउंट को सीज करके और उसको सेटल कर देते हैं, बेड डेट्स में डाल देते हैं। और वो जो गोल्ड है वो कंपनी के पास रह जाता है, उस बैंक के पास रह जाता है। तो वो उनको किसी तरह का लॉस नहीं है, बल्कि उनको फायदा ही है। और इसलिए मुझे लगता है ये स्कीम बंद नहीं होगी, लेकिन ये बहुत ही एक अजीब तरह की स्कीम है जो समाज के कमजोर आर्थिक वर्ग, जो निम्न मध्यम वर्गीय जो तबका है, वर्ग है, उसकी जो बहुत ही मजबूरी की स्थितियां हैं उसको एक्सप्लॉइट करने की स्कीम है। और ये निश्चित रूप से डूबत उनकी बढ़ती जाएगी, और लोगों की ये जो असेट है, जो गोल्ड के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में हम देखते रहे हैं, वो निम्न मध्यम वर्गियों की वो असेट जो है वो फाइनली कैपिटल के पास चली जाएगी। इसी नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपने देखा कि कैसे मतलब जो है बजट का विश्लेषण, मतलब बजट का विश्लेषण तो 1 तारीख के बाद होगा, लेकिन बजट से जो अपेक्षाएं हैं या बजट किस तरह की गतिविधियां बढ़ाएगा या घटाएगा इकोनॉमिकली, उसका जो है चौधरी साहब ने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया। मैं एक बार फिर आपको ये अपील करता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और फॉरवर्ड करें, और सोशल मीडिया पे भी फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद चौधरी साहब, आपने आकर के और हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को काफ़ी अच्छी ज्ञान की सामग्री पेश की। उसके लिए बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।